सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में कक्षा 11 के फिजिक्स यानी कि भौतिकी में जो पाठ हम पढ़ रहे थे, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, उसी के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। उसके बाद कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए हम केमिस्ट्री में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को शुरू करेंगे और फिजिक्स में भी एक नया पाठ किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र पाठ को शुरू करेंगे। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज के भौतिक विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय कणों के निकाय तथा घूर्णी गति को जारी रखेंगे। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गतिकी को समझेंगे और उसके बाद अचल अक्ष के परितः घूर्णी गतिकी को भी समझेंगे। आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं, अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गतिकी के बारे में। दोस्तों, शुद्ध घूर्णी गतिकी में प्रयुक्त होने वाली राशियां कोणीय विस्थापन यानी कि थीटा, कोणीय वेग यानी कि ओमेगा एवं कोणीय त्वरण यानी कि अल्फा क्रमशः स्थानांतरीय शुद्ध गतिकी की राशियों रेखीय विस्थापन यानी कि x, रेखीय वेग यानी कि v एवं रेखीय त्वरण यानी कि a के समतुल्य है। समीकरण ये हैं v बराबर v नॉट प्लस at और x बराबर x नॉट प्लस v नॉट t प्लस 1/2 at स्क्वायर। एक और समीकरण है v स्क्वायर बराबर v नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। दोस्तों, यहाँ x नॉट प्रारंभिक विस्थापन को दर्शाता है एवं v नॉट प्रारंभिक वेग को दर्शाता है। दोस्तों, प्रारंभिक शब्द का अर्थ ये है कि t बराबर 0 पर राशि का मान। अचर त्वरण से घूर्णी गति करती हुई
वस्तु के लिए शुद्ध घूर्णी गतिकी के समीकरण कुछ ऐसे होंगे। ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी और थीटा बराबर थीटा नॉट प्लस ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। एक और समीकरण है ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा ब्रैकेट में थीटा माइनस थीटा नॉट, जहां थीटा नॉट घूर्णन करते पिंड का प्रारंभिक कोणीय विस्थापन को दर्शाता है एवं ओमेगा नॉट इस पिंड का प्रारंभिक कोणीय वेग को दर्शाता है। आइए दोस्तों स्थानांतरीय एवं घूर्णी गति की तुलना को समझते हैं। अगर विस्थापन रेखीय गति में x होगा तो अचल अक्ष के परित घूर्णी गति में कोणीय विस्थापन थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर वेग रेखीय गति में v बराबर dx/dt होगा तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर d थीटा/dt होगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर त्वरण का मान a बराबर dv/dt होगा तो कोणीय त्वरण हो जाएगा अल्फा बराबर d ओमेगा/dt। दोस्तों अगर रेखीय गति में द्रव्यमान m होगा, वहीं अचल अक्ष के परित घूर्णी गतिकी में जड़त्व आघूर्ण I हो जाएगा। बल यानी कि F बराबर ma होगा तो बल आघूर्ण टाउ बराबर I अल्फा हो जाएगा। दोस्तों रेखीय गति में अगर कार्य b ओमेगा बराबर fds होगा, वहीं अचल अक्ष के परित घूर्णी गति में कार्य ओमेगा बराबर टाउ d थीटा हो जाएगा। दोस्तों गतिज ऊर्जा यानी कि k बराबर mv²/2 होगा, वहीं अचल अक्ष के परित घूर्णी गति में गतिज ऊर्जा हो जाएगा k बराबर I ओमेगा²/2। दोस्तों बल आघूर्ण के इस घटक को संतुलित करने हेतु आवश्यक बल आघूर्ण उत्पन्न होंगे जो अक्ष की स्थिति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। आइए इनके कुछ गुण को समझते हैं। पिंड पर कार्य करने वाले वे बल जो घूर्णन अक्ष के लंबवत तल में हैं और पिंड के कणों की स्थिति सदिशों के केवल वे अवयव जो घूर्णन अक्ष के लंबवत है। आइए दोस्तों बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य को समझते हैं। चित्र में एक अचल अक्ष के परितः घूर्णन करता एक दृढ़ पिंड को दर्शाया गया है। घूर्णन अक्ष जो पृष्ठ के अभिलंबवत। दोस्तों पिंड के किसी कण पर जिसकी स्थिति P1 से दर्शाई गई एक बल F1 लगता है, जिसकी क्रिया रेखा अक्ष के लंबवत तल में है। सुविधा के लिए हम को x डैश y डैश तल कहते हैं। अब दोस्तों डेल्टा t समय में कण P1 डैश पर पहुंच जाता है, इसलिए कण के विस्थापन ds1 का परिमाण ds1 बराबर r1 d थीटा है। अब जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसकी दिशा वृत्त के स्पर्श रेखा के अनुदिश है, इसलिए कण पर बल द्वारा किया गया कार्य कुछ इस समीकरण से मिलेगा। dw1 बराबर f1 डॉट ds1 बराबर f1 ds1 cos phi1 बराबर f1 ब्रैकेट में r1 d थीटा sin अल्फा 1, जहां phi1 f1 और p1 पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बना कोण को दर्शाता है और अल्फा 1 f1 एवं त्रिज्या OP के मध्य कोण है, यानी कि phi1 जोड़ अल्फा 1 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब मूल बिंदु के परितः F1 के कारण बल आघूर्ण OP1 गुणित F1 है। OP1 बराबर OC प्लस CP1 हो जाएगा, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। चूंकि OC अक्ष के अनुदिश है, इसके कारण बल आघूर्ण पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। F1 के कारण प्रभाव बल आघूर्ण है टाउ1 बराबर CP1 गुणित F1, यानी कि टाउ1 बराबर R1 F1 साइन अल्फा हो जाएगा। अतः समीकरण कुछ ऐसा होगा, d ओमेगा 1 बराबर टाउ1 d थीटा हो जाएगा। अब यदि पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हो
तो उन सबके द्वारा किए गए कार्यों को जोड़ने से पिंड पर किया गया कुल कार्य प्राप्त होता है, जैसा कि हम जानते हैं। अब विभिन्न बलों के कारण लगे बल आघूर्णों के परिमाणों को τ1, τ2 इत्यादि से अगर दर्शाते हैं तो हमें समीकरण कुछ ऐसा मिलेगा। dw बराबर ब्रैकेट में τ1 जोड़ τ2 जोड़ डॉट 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 d थीटा। अतः कुल बल आघूर्ण का परिमाण टाउ प्रत्येक बल आघूर्णों के परिमाणों यानी कि τ1, τ2 के बीजीय गणितीय योग के बराबर है, अर्थात टाउ बराबर τ1 जोड़ τ2 जोड़ डॉट डॉट डॉट। अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण dw बराबर टाउ d थीटा होगा। दोस्तों, अब अगर रेखीय गति के संगत समीकरण यानी कि dw बराबर fds से इसकी तुल्यता स्पष्ट है। अब समीकरण के दोनों पक्षों को dt से विभाजित करने पर हमें कुछ नया समीकरण मिलेगा, यानी कि p बराबर dw बटे dt बराबर टाउ d थीटा बटे dt यानी कि टाउ ओमेगा, या p बराबर टाउ ओमेगा होगा। दोस्तों, ये समीकरण तात्क्षणिक शक्ति के लिए है। अचल अक्ष के परित घूर्णी गति में शक्ति के इस समीकरण की तुलना रेखीय गति में शक्ति की समीकरण P बराबर Fv से करते हैं। दोस्तों, अब एक पूर्णतः दृढ़ पिंड में विभिन्न कणों की कोई आंतरिक गति नहीं होती, अतः बाह्य बल आघूर्णों द्वारा किया गया कार्य विसरित नहीं होता है, यानी कि परिणाम स्वरूप पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। अब पिंड पर किए गए कार्य की दर समीकरण P बराबर टाउ ओमेगा द्वारा प्राप्त होती है, तो इसी दर से पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अब गतिज ऊर्जा की वृद्धि की दर कुछ इस समीकरण से मिलेगा। d बटे dt ब्रैकेट में i ओमेगा स्क्वायर बटे 2 बराबर i ब्रैकेट में 2 ओमेगा बटे t गुणित d ओमेगा बटे dt। दोस्तों, हम मानते हैं कि समय के साथ पिंड का जड़त्व आघूर्ण नहीं बदलता है, यानी कि पिंड का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा पिंड दृढ़ बना रहता है और इसके सापेक्ष घूर्णन अक्ष की स्थिति नहीं बदलती है। तब चूंकि समीकरण अल्फा बराबर d ओमेगा बटे dt होता है, अतः d बटे dt ब्रैकेट में i ओमेगा स्क्वायर बटे 2 बराबर i ओमेगा अल्फा हो जाएगा। अब दोस्तों, कार्य करने की दर को गतिज ऊर्जा में वृद्धि की दर के बराबर रखने पर हमें कुछ समीकरण मिलेगा। टाउ ओमेगा बराबर i ओमेगा अल्फा, जिसे हल करने पर हमें टाउ बराबर i अल्फा मिलेगा। दोस्तों, ये समीकरण सरल रेखीय गति के लिए न्यूटन के द्वितीय नियम यानी कि F बराबर ma से मिलती जुलती है। ठीक वैसे ही जैसे बल पिंड में रेखीय त्वरण उत्पन्न करता है, बल आघूर्ण इसमें कोणीय त्वरण पैदा करता है। इसलिए कोणीय त्वरण आरोपित बल आघूर्ण के समानुपाती और पिंड के जड़त्व आघूर्ण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, आइए बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य के एक उदाहरण को समझते हैं। प्रश्न है, नगण्य द्रव्यमान वाली एक रस्सी 20 किलोग्राम द्रव्यमान एवं 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के गतिपालक पहिए के रिम पर लपेटी हुई है। रस्सी पर 25 न्यूटन का एक समान कर्षण बल लगाया जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। गतिपालक पहिया एक क्षैतिज धुरी पर लगाया गया है, जिसके वियरिंगों में कोई घर्षण नहीं है। प्रश्न है कि पहिए के कोणीय त्वरण की गणना कीजिए। आइए दोस्तों, उत्तर को समझते हैं। हम जानते हैं कि I अल्फा बराबर टाउ होता है और बल आघूर्ण यानी कि टाउ बराबर Fr होता है। अब समीकरण में मान रखेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा 25 गुने 0.20 न्यूटन मीटर, चूँकि R का मान 0.20 मीटर है। अब हमें समीकरण को आगे हल करने पर मिलेगा
5 न्यूटन मीटर और I बराबर अपनी अक्ष के परितः पहिए का जड़त्व आघूर्ण यानी कि mr²/2 होता है। अब इस समीकरण में हम मान रखेंगे तो कुछ ऐसा पाएंगे 20 गुने ब्रैकेट में 0.2 का स्क्वायर/2, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 0.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों कोणीय त्वरण यानी कि अल्फा बराबर 5 न्यूटन मीटर बटे 0.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगा, जिसे आगे हल करने पर हमें मिलेगा 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों इस प्रकार से हम आज की वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गतिकी को समझा और उसके बाद अचल अक्ष के परितः घूर्णी गतिकी को भी समझा। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। दोस्तों अगली वीडियो में हम अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति का कोणीय संवेग को जानेंगे और उसके बाद लोटनिक गति को भी समझेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। Telekovic ka na rin. Diyan ka na. नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान का 8वां अध्याय डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में
हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ के परिचय से। आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में वर्ग 3 से 12 के तत्व आते हैं, जिसमें चारों दीर्घ आवर्तों में डी कक्षक भरे जाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व वे हैं जिनमें दीर्घ आवर्तों में 4F तथा 5F कक्षक उत्तरोत्तर भरे जाते हैं। इन्हें आवर्त सारणी में नीचे एक अलग खंड में रखा गया है। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों को क्रमशः संक्रमण तत्व एवं आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो डी और एफ ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्वों की दो श्रेणियां 4F जो कि CE से LU तक होती है तथा 5F जो कि TH से LR तक होती है, क्रमशः लैंथेनॉइड तथा एक्टेनॉइड कहलाती है। तो ये हमारे पाठ का परिचय था। इस पाठ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप इस पाठ में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं कोशिश कीजिए कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार लिख पाएं। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों की। मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि डी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं, फिर हम विस्तार से उसके बारे में बात करेंगे। डी ब्लॉक के तत्वों में 4 श्रेणियां होती हैं। प्रथम श्रेणी आपके स्क्रीन के सामने उपस्थित है, ये होती है द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं आप उनको याद रखिएगा। आपको उनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, आपको उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, क्योंकि इनमें से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। बाकी जितनी भी श्रेणियां हैं आप उनको बस एक बार देख लीजिए, उनमें परीक्षा में सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। तो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी आपके सामने है। अभी आपके सामने है तृतीय श्रेणी और उसके बाद आती है चतुर्थ श्रेणी। तो ये 4 श्रेणियां हैं जिसमें हम डी ब्लॉक के तत्वों को रखते हैं। अब हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। सामान्य रूप से इन तत्वों में बाह्य कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 से लेके 10 n s 1 से लेके 2 है। n-1 आंतरिक डी कक्षकों को इंगित करता है जिनमें 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तथा बाह्यतम ns कक्षक में 1 अथवा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, परंतु n-1 d तथा ns कक्षकों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर के कारण इस सामान्य नियम के अनेक अपवाद हैं। अब मैं यहाँ से आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, जिसके ऊपर बहुत से प्रश्न भी बनते हैं परीक्षा में। वो ये है कि जो क्रोमियम होता है, जिसको हम Cr से लिखते हैं, उसका अपेक्षित विन्यास 3d4 4s2 होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसका वास्तविक जो विन्यास होगा वो 3d5 4s1 होगा। आप देख सकते हैं इसको, जहां पर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टेबल मिलती है। अब ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए था 4s में, लेकिन वो जाता है 3d में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा तो उससे जो 3d शेल है वो हाफ फिल्ड हो जाएगा। हाफ फिल्ड का मतलब होता है अर्धभरित, और जो हाफ फिल्ड शेल होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो इसलिए जो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है, अपेक्षित और वास्तविक विन्यास थोड़ा सा अलग होता है। अब हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर को हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉपर का जो अपेक्षित विन्यास होता है वो 3d9 4s2 होता है, लेकिन जब आप इसको देखोगे अपनी किताब में तो इसका जो विन्यास होगा वास्तविक वो 3d10 4s1 होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप 3d9 में एक
इलेक्ट्रॉन डालोगे तो उससे हमारा 3D10 बनेगा, जो कि एक फुली फिल्ड शेल होगा, यानी कि पूर्ण भरित शेल होगा। और पूर्ण भरित शेल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, इसीलिए कॉपर का जो अपेक्षित और वास्तविक विन्यास है उसमें एक आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल जाएगा। ये दोनों जगह से परीक्षा में गारंटी है कि प्रश्न आता ही आता है। आपको पूछेंगे कि क्रोमियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है या फिर कॉपर के लिए सेम क्वेश्चन आ सकता है। और अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का हुआ तो आपको इसके पीछे का रीज़न पूछेंगे, तो आपको ये रीज़न पता होना चाहिए और आपको इनका जो वास्तविक विन्यास है वो पता होना चाहिए। Zn, Cd, Hg तथा Cn के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य सूत्र n-1 d10 ns2 से प्रदर्शित किए जाते हैं, तो इनका फिक्स रहता है। बस यहाँ पर n की वैल्यू चेंज होती है, d और s में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आंशिक रूप से भरित d कक्षकों के कारण ये तत्व कुछ अभिलक्षणिक गुण दर्शाते हैं, जैसे अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं, रंगीन आयनों का बनना आदि। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुणों की। संक्रमण धातुएं अति कठोर तथा अल्प वाष्पशील होती हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। उच्च गलनांक का कारण अंतर परमाणविक धात्विक बंधन में ns इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त n-1 d कक्षकों के अधिक इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी है। केवल Mn तथा Tc के अपवादों को छोड़कर किसी भी श्रेणी में धातुओं के गलनांक D5 विन्यास पर अधिकतम होते हैं तथा बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के साथ गलनांकों में नियमित रूप से कमी आती है। इनकी कणन एंथैल्पी यानी कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के मान उच्च होते हैं। अभी आपके सामने एक ग्राफ आया होगा जिसमें तीनों श्रेणियों में जो परमाणु क्रमांक हैं उसके हिसाब से गलनांक का एक ग्राफ बनाया गया है। हम यहाँ पर सिर्फ प्रथम श्रेणी की बात करेंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं जो क्रोमियम का गलनांक है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद एक और ग्राफ है आपके पास जो डेल्टा एच और परमाणु क्रमांक के बीच एक ग्राफ है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं जो श्रेणी 1 है उसमें आपको क्रोमियम का सबसे ज़्यादा डेल्टा एच देखने को मिलेगा। ग्राफ्स वैसे पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि ग्राफ से आपको डेटा कैसे पढ़ना होता है। तो ये कुछ ग्राफ थे डी ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुणों पर ये ग्राफ्स आधारित थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही प्रबल परिमाणी आबंध होगा। चूंकि धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के निर्धारण में कणन एंथैल्पी एक महत्वपूर्ण कारक है, अतः बहुत उच्च कणन एंथैल्पी वाली धातुओं की प्रवृत्ति अभिक्रियाओं में उत्कृष्ट रहने की होती है। अब हम बात करेंगे परमाणविक एवं आयनिक आकारों की। सामान्यतः श्रेणी में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ समान आवेश वाले आयनों की त्रिज्या घटती है। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हर बार d ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। d इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कम प्रभावशाली होता है। 5d कक्षकों के पूर्व 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति के कारण परमाणु त्रिज्याओं में नियमित कमी आती है, जैसे लैंथेनॉइड आकुंचन, जिसे अंग्रेजी में हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जो आवश्यक रूप से बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ परमाणुीय आकार में हुई संभावित वृद्धि की क्षतिपूर्ति करता है। लैंथेनॉइड आकुंचन के समग्र प्रभाव के कारण द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के अनुरूप तत्वों की त्रिज्याएं समान हो जाती हैं तथा इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता पाई जाती है। लैंथेनॉइड आकुंचन इस पाठ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। आप इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा और इसको एक बार घर जाके एनसीईआरटी से दोबारा से पढ़िएगा।
धात्विक त्रिज्या में कमी के साथ परमाणविक द्रव्यमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप इन तत्वों के घनत्व में सामान्यतः वृद्धि होती है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण घनत्व वृद्धि टाइटेनियम, जिसका की एटॉमिक नंबर 22 है, से कॉपर, जिसका की एटॉमिक नंबर 29 है, तक देखने को मिलती है। लैंथेनॉइड आकुंचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा और इसकी जो डेफिनेशन है उसको भी याद रखिएगा। तो ये अभी आपके सामने एक ग्राफ है जो रेडियस और एलिमेंट्स के बीच बना है। ये दर्शाता है कि किस एलिमेंट का कितना रेडियस है। तो आप देख सकते हैं निकल पीडी, निकल का जो एटॉमिक रेडियस है और जो कोबाल्ट का एटॉमिक रेडियस है प्रथम श्रेणी में, वो सबसे कम रहता है, और जो स्कैंडियम है उसका सबसे ज़्यादा होता है। फिर वो घटते हुए नीचे की तरफ आता है और कोबाल्ट और निकल के बाद वो दोबारा से बढ़ना शुरू कर देता है। तो ये एक छोटा सा ग्राफ था। इसको आप प्रथम श्रेणी के एलिमेंट्स वाला, जो कि ग्रीन कलर से हमने दर्शाया है, उसको आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने इस पार्ट का परिचय पढ़ा, उसके बाद हमने डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ा, और आखिरी में हमने संक्रमण तत्वों के सामान्य गुणों के बारे में जाना। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और आपको मैं ये सुझाव दूंगा कि आप इन बातों को दोबारा से अपनी रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी से पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम लोग आयनन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में जानेंगे, और आखिरी में हम मानक इलेक्ट्रोड विभवों में प्रवृत्तियां पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। और आज के इस वीडियो में हम इसका पहला भाग समझेंगे, और इस भाग में हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की, जिसमें हम समझेंगे परावर्तन के नियम, और इसके बाद देखेंगे किसी समतल दर्पण से प्रकाश किस तरह परावर्तित होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा परावर्तन। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने किसी बॉल का जमीन से टकराकर वापस आना तो देखा होगा, किंतु क्या आप जानते हैं कि प्रकाश भी ठीक इसी के समान किसी सतह से टकराकर वापस आता है, और प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटकर आने की क्रिया के कारण ही वह वस्तु हमें दिखाई देती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है। लेकिन ये होता कैसे है? तो आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर बिल्कुल अंधेरा है। अब इस जगह पर मान लीजिए कि कोई भी वस्तु नहीं है, यानी कि ये जगह एकदम खाली और अंधेरी है। ऐसे में अगर आप इस जगह पर कोई एक टॉर्च जलाते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी यहाँ पर भी टॉर्च से निकलने वाला प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता रहेगा। लेकिन जैसे ही इस प्रकाश के पथ में कोई एक वस्तु आएगी, तो ये प्रकाश अब इस वस्तु से टकराकर वापस हमारी ओर आएगा, जिसके कारण हम इस वस्तु को देख पाएंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रकाश का परावर्तन
हमें उस वस्तु को देखने में सक्षम करता है। दोस्तों, हम ये तो जान गए कि प्रकाश सीधी रेखा में तब तक गमन करता है जब तक कि उसके पथ में कोई वस्तु ना आ जाए, और जैसे ही कोई वस्तु इसके पथ में आती है, यह प्रकाश उस वस्तु से टकराकर वापस लौट जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रकाश परावर्तन के समय कुछ नियमों का पालन किया जाता है, जिन्हें कहते हैं परावर्तन के नियम, जिसमें पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र में आप देख भी सकते हैं कि इस टॉर्च से आने वाले प्रकाश की आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सब एक ही तल यानी कि इस स्क्रीन में उपस्थित हैं। प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आइए अब इन नियमों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एक चिकनी सतह कुछ इस तरह से मान लेते हैं। अब यहाँ पर कोई एक वस्तु जैसे कि एक मोमबत्ती लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मोमबत्ती से आने वाले प्रकाश की किरण को कहा जाता है आपतित किरण। अब जैसे ही ये किरण इस सतह से टकराएगी तो ये परावर्तन के नियमों के अनुसार सतह से टकराकर वापस लौट जाएगी। इस किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। और दोस्तों, वह बिंदु जिस पर आपतित किरण सतह से टकराती है, तो इस बिंदु पर सतह के ऊपर खींचा गया लंब कहलाता है अभिलंब। अब आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि परावर्तन के पहले नियम का अनुपालन किया जा रहा है, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सब एक ही तल में स्थित है। इसके साथ ही आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कहा जाता है आपतन कोण, जिसे थीटा आई से लिखा जाता है। जबकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कहा जाता है परावर्तन कोण, जिसे थीटा आर से लिखा जाता है। और परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आइए अब बात करते हैं किसी समतल दर्पण से होने वाले परावर्तन की और इस परावर्तन से बनने वाले प्रतिबिंब के गुणों की। दोस्तों, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के समान होती है और वस्तु की तरह ये प्रतिबिंब दर्पण से वस्तु के समान दूरी पर होता है। इसके साथ ही दोस्तों, किसी समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, यानी लेटरली इन्वर्टेड होता है। इसका अर्थ है कि अगर आप इस दर्पण के सामने अपना दायां हाथ उठाएं तो प्रतिबिंब का बायां हाथ उठता है। इसी स्थिति को कहा जाता है पार्श्व परावर्तन। तो दोस्तों, इन्हीं विषयों के साथ हम हमारे आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में समझाए गए विषय आपको समझ आए होंगे। तो आइए एक बार जल्दी से आज के वीडियो में समझाए गए विषयों को एक बार दोहरा लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा प्रकाश के परावर्तन को, जिसमें हमने जाने परावर्तन के नियम और देखा किसी समतल दर्पण से परावर्तन किस प्रकार होता है और इससे बनने वाला प्रतिबिंब किस आकार और दूरी पर होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी अध्याय के अगले भाग की, जिसमें हम समझेंगे गोलीय दर्पण और इन दर्पणों से होने वाले प्रकाश के परावर्तन को। तब तक के लिए गुड बाय।
डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। आइए हम आज के सत्र की शुरुआत एक खेल के साथ करते हैं। बहुत सारे लोग मिलकर यह खेल खेल सकते हैं, पर अभी हमारे पास समय की कमी है, इसीलिए केवल 15 छात्र ये खेल खेलेंगे। बाकी छात्रों को ध्यान से देखना है, ठीक है? चलिए हम इस खेल का नाम रखते हैं कहानी बनाओ। आप सबको मिलकर एक कहानी बनानी है। क्या हम एक बड़ा सा गोला बनाकर खड़े हो जाए? अब मैं किसी छात्र की तरफ एक गेंद फेंकूंगा। जिस छात्र के हाथ में वह गेंद होगी, उस छात्र को कहानी शुरू करने के लिए एक वाक्य बोलना है। उसके बाद वह गेंद किसी दूसरे छात्र की तरफ फेंकनी है। फिर वह छात्र कहानी को आगे बढ़ाने के लिए अगला वाक्य बोलेगा। वाक्य बोलने के बाद वह छात्र भी किसी और छात्र की तरफ गेंद फेंक देगा। गेंद को किसी भी दिशा में फेंका जा सकता है। आपके बगल में खड़े छात्र को गेंद देना जरूरी नहीं है, पर हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। सभी छात्रों को एक मौका मिलना चाहिए और कहानी अर्थपूर्ण व रोचक होनी चाहिए। क्या आप नियम समझ गए? क्या हम शुरू करें? यह बहुत ही मजेदार था ना? हमने अभी क्या देखा? बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक कहानी बनाई। जैसे जैसे हर छात्र एक वाक्य जोड़ता गया, वैसे वैसे कहानी आगे बढ़ती गई। कहानी में बहुत सारे बदलाव आए, पर कहानी अजीब नहीं लगी। कहानी अर्थपूर्ण तरीके से आगे बढ़ती रही और फिर समाप्त हो गई। आप सबने कहानी का कोई अंत सोचा होगा, पर जब कहानी खत्म हुई तो उसका अंत कुछ और ही निकला। पर उस अंत को आप सबने स्वीकार किया, है ना? आप सब एक ही लक्ष्य की तरफ काम कर रहे थे। कहानी को पूरा करने में सबने अपना योगदान दिया था। अब हम अगला कार्यकलाप करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था, हमारे पास समय और जगह की कमी है, इसीलिए अभी केवल एक समूह यह कार्यकलाप करेगा और बाकी के छात्र ध्यान से देखेंगे। जिन छात्रों को पहले मौका नहीं मिला था, अब उन्हें मौका दिया जाएगा। क्या 5 छात्र यहां आकर एक समूह बना सकते हैं? समूह में बैठे छात्र कार्यकलाप करेंगे और बाकी के छात्र देखेंगे कि समूह में लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं। ठीक है? कल्पना कीजिए कि आप एक बाल मंडली शुरू करना चाहते हैं। समूह के सारे सदस्य को चर्चा करनी है कि बाल मंडली किस तरह का काम करेगी। तो क्या आप तैयार हैं सब? धन्यवाद। यह देखकर अच्छा लगा कि आप सबके पास बाल मंडली के बारे में बहुत सारे विचार थे। तो अब आपके लिए एक प्रश्न है। आपने दोनों समूहों की गतिविधियों में
क्या अंतर देखा? कहानी बनाने वाले समूह और अभी की गई सामूहिक चर्चा में क्या फर्क था? बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। दोनों ही कार्य सामूहिक थे और देखने में एक जैसे थे, पर गौर से देखा जाए तो दोनों में कुछ अंतर थे। आइए हम उन दोनों गतिविधियों के बीच की समानता और फर्क के बारे में बात करते हैं। पहले समानताएं। कहानी की तरह बाल मंडली का निर्णय भी सामूहिक प्रयास था। आगे क्या होने वाला है यह कोई नहीं बता सकता और वार्तालाप में नए नए मोड़ आ रहे थे। सब लोग अपने विचार एक दूसरे को बता रहे थे। अब अंतर देखते हैं। कहानी के खेल में सबको अपनी बात बताने का एक ही मौका मिला, पर चर्चा में ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। चर्चा में कभी कभी किसी सदस्य ने बिल्कुल भी बात नहीं की थी। जिन बातों पर चर्चा करनी थी उसके अलावा भी समूह में बहुत सी बातें हो रही थी, जैसे कि लोगों के बीच मतभेद, एक दूसरे के विचारों से सहमत या असहमत होना इत्यादि। चर्चा के दौरान कुछ छात्रों ने अहम भूमिका निभाई। तो सामूहिक चर्चा क्या होती है? आइए उसकी एक परिभाषा बनाते हैं। सामूहिक चर्चा का मतलब है समूह में बैठकर किसी निश्चित विषय पर चर्चा करना, ताकि विचारों के आदान प्रदान से सब लोग कुछ सीख सकें। अब एक और कार्यकलाप करेंगे। अभी हमने देखा कि सामूहिक चर्चा में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। क्या अब हम एक सामूहिक चर्चा करें? इस टीवी पर आने वाले विज्ञापनों के नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। जिन छात्रों को पहले मौका नहीं मिला था, अब उन्हें मौका दिया जाएगा। इस चर्चा में 5 छात्र भाग लेंगे, ठीक है? बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। सामूहिक चर्चा के दौरान सबका अधिकार और जिम्मेदारी होती है कि वे अपने विचार व्यक्त करें। बिना भेदभाव और पक्षपात के सबकी बात सुननी चाहिए। अगर आप किसी बात से असहमत हो तो शिष्टता से अपनी असहमति जाहिर करनी चाहिए। सामूहिक चर्चा में एक दूसरे के विचारों को समझना भी जरूरी होता है। अगर चर्चा के दौरान बहुत शोर हो रहा हो तो इसका मतलब है कि व्यवस्थित वार्तालाप की जगह स्थिति अस्त व्यस्त हो रही है। चर्चा में बहुत सारे लोग भाग लेते हैं, इसीलिए जाने अनजाने में लोगों की भावनाओं का भी आदान प्रदान होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति दृढ़ता से किसी के विचारों पर असहमति जताए तो दूसरे को गुस्सा आ सकता है। कुछ लोगों को यह भी लगता है कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा, पर सब लोगों को अपनी भावनाओं पर काबू रखने की कोशिश करनी चाहिए। असरदार सामूहिक चर्चा में नए नए विचार और दृष्टिकोण सामने आते हैं। जब नए विचार सामने आते हैं तो लोग उन विचारों को सुनकर स्वीकार करना चाहते हैं। इससे सामूहिक चर्चा सही दिशा में आगे बढ़ती है। सामूहिक चर्चा को सार्थक बनाने के लिए सभी सदस्यों को उचित समय पर नए विचार सामने रखने चाहिए। लोग उन विचारों को ठीक से समझकर स्वीकार कर पाए, उसके लिए विचारों को प्रमाणित करना जरूरी है। अपने विचार संक्षिप्त में और स्पष्ट रूप से बताने चाहिए। क्या हम सत्र का सार संक्षेप कर लें?
सामूहिक चर्चा का मतलब है समूह में बैठकर किसी निश्चित विषय पर चर्चा करना, ताकि विचारों के आदान प्रदान से सब लोग कुछ सीख सकें। सामूहिक चर्चा के दौरान सभी लोगों को चर्चा में भाग लेना चाहिए। संक्षिप्त में स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए। बिना पक्षपात के ध्यान देकर चर्चा सुननी चाहिए। विषय से भटकना नहीं चाहिए। एक समय पर एक ही व्यक्ति को बात करनी चाहिए। किसी बात पर असहमत होते वक्त या विवाद करते वक्त प्रमाण देने चाहिए। अपने विचार उचित समय पर बताने चाहिए। नए नए विचारों को बढ़ावा देना चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।